नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट 4 लेकर के आए हुए हैं, जो कि जेटेट का होगा और JCERT टेक्स्ट बुक का होगा, ठीक है। देखिए EVS का यहाँ पे सारा नोट्स आपको जो 6 टॉपिक बनाया गया है JCERT से कंप्लीट हो गया है। जो शिक्षक चाहते हैं वो यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। 6 PDF और वीडियो कंप्लीट आपको मिल जाएगा। सिर्फ 150 रुपये में आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और EVS में 30 आप यहाँ से ला सकते हैं, ठीक है। केवल बहुत कम प्रश्न, बहुत ही चुनिंदा प्रश्न और एग्ज़ाम में हर संभव छपने वाला प्रश्न, आप यहाँ से किसी भी तरह से 28 से 30 नंबर तक जा सकते हैं, ठीक है। इसलिए इसको ले करके अवश्य पढ़ करके ही आप जाइएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेशन की ओर चल रहे हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पर जो है सिलेबस समाप्त हो गया है। तो आप प्रैक्टिस सेशन में यह जरूर बताइएगा कमेंट करके कि आपका कितना नंबर यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। और इसी तरह से सभी सब्जेक्ट का भी बन गया और सभी सब्जेक्ट का आपका प्रैक्टिस सेशन शुरू हो रहा है, इसलिए आप सभी अवश्य जुड़िए, जितना जल्द हो सके यहाँ पर एडमिशन करा लें, जिससे कि आपका नए बैच का जो चल रहा है फिर से एक बार नई क्लासेज जो शुरू होगी वहाँ पर आप अच्छी तरह से फिर से एक बार समझ सके उसको, ठीक है। तो सभी को जुड़ जाइएगा। पहला प्रश्न है कि बच्चों को सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है, ठीक है। बच्चों को सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? परिवार से, विद्यालय से, सांस्कृतिक केंद्र से, धार्मिक केंद्र से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा कि बच्चों को सामाजिकरण जो होता है उसका पहला पाठ कहाँ पढ़ाया जाता है, तो वह उसके परिवार से प्राप्त होता है। उसके परिवार में जैसे लोग सामाजिक होते हैं वैसा ही यहाँ पर वो भी समाज के तहत सीखते रहता है, ठीक है। तो बच्चों के सामाजिकरण का पहला पाठ परिवार से प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए, मानव रुधिर वर्ग की खोज किसने की? मानव का जो रुधिर वर्ग होता है वो किसने खोज किया है? यहाँ पे लैंडस्टेनर ने, जेनिक्स ने, पेंटिन एवं मार्क्स ने, कार्ल मार्क्स ने, ठीक है। तो रुधिर वर्ग का खोज जो किया था वो लैंडस्टेनर ने किया था, ठीक है। रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी? लैंडस्टेनर ने की थी। देखिए, आपका जो पर्यावरण अध्ययन है वो आपका 2 चीज़ का मिक्सअप होता है, एक होता है बायोलॉजी का और एक होता है ज्योग्राफी का। इसलिए बायोलॉजी और ज्योग्राफी जहाँ से मिला है, आपको जो नोट्स जैसे जैसे टॉपिक दिया है हम हर संभव वहाँ से आपको JCERT किताब से निकाल के रख दिए धरातल पर। जहाँ से आप इतना पढ़ के जाइएगा तो कंप्लीट आपको PDF पढ़ लीजिएगा अगर 6 पार्ट का, तो आपको 100% यहाँ से प्रश्न बहुत ही अच्छा आपके एग्जाम में आएगा, जो कि कहीं पर मिलने वाला नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है, सामाजिक संरचना की केंद्रीय इकाई है। सामाजिक संरचना की केंद्रीय इकाई क्या है? गोत्र, वंश, परिवार या सभी, ठीक है। तो सामाजिक संरचना की केंद्रीय इकाई जो होता है वो आपका होता है परिवार, ठीक है। बालक को दिए जाने वाले आराम व निस्वार्थ प्रेम का सर्वोत्तम उदाहरण है, ठीक है। वह जिस समाज में रहता है, वह जिस घर में रहता है, वह जिस परिवार में रहता है, कोई नहीं, ठीक है। तो बालक को दिए जाने वाले निस्वार्थ प्रेम का सर्वोत्तम उदाहरण जो है कि वह जिस परिवार में रहता है, वह जिस परिवार में रहता है बालक को वहीं पर प्रेम का सर्वोत्तम मिल पाता है, ठीक है। तो वह जिस परिवार में रहता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। परिवार की परिकल्पना के पीछे आधारभूत तत्व क्या है? परिवार की परिकल्पना के पीछे आधारभूत तथ्य है मानव का सामाजिक प्राणी होना, मानव का अकेला होना, कार्य करने में परेशानी होना, कोई नहीं, ठीक है। तो परिवार की परिकल्पना के पीछे जो आधारभूत तत्व है वह है आपका कि मानव क्या है? एक सामाजिक प्राणी, वह समाज में रहता है, समाज में जीता है, समाज में मरता है, ठीक है। तो यही एक परिवार की परिकल्पना के पीछे होता है कि वह समाज से, परिवार से सीखे और समाज में आगे बढ़े, ठीक है।
लैंगिक विभेद क्या होता है, लैंगिक विभेद क्या होता है आपको बताना है। ठीक है, बहुत बारी प्रश्न पूछा है, बहुत बार सीजी टेट में। देखिए हम तो यहाँ पे देखिए आपको इसके पहले जितना आपको जो ईवीएस का आपको पीडीएफ बना हुआ है उसमें सब में लिखा हुआ है कि किस राज्य में कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। आपको ले लेने की आवश्यकता है, यहाँ से पढ़ लेना है सिर्फ। ठीक है, तो लैंगिक विभेद क्या होता है? समाज में ऊंच नीच की भावना, समाज में सांप्रदायिकता की भावना, समाज में लड़के एवं लड़कियों के लिए अलग अलग नियम, समाज में किसी विशेष जाति का बहिष्कार। ठीक है, तो देखिए लैंगिक विभिन्नता का मतलब होता है कि लड़के और लड़कियों के बीच जो है विभेद करना। ठीक है, तो समाज में लड़के एवं लड़कियों के प्रति जो अलग अलग नियम बनाए गए हैं, विभेद बनाए गए हैं, वही देखिए लैंगिक विभेद के अंतर्गत आता है। ठीक है, पारिवारिक वृक्ष क्या होता है बताइए, पारिवारिक वृक्ष क्या है? ठीक है, किसी देश की जनसंख्या, किसी राज्य की जनसंख्या, किसी जिले की जनसंख्या, किसी परिवार के सदस्य। ठीक है, तो पारिवारिक वृक्ष में क्या होता है? पारिवारिक वृक्ष देखिए बनता है पहले उसके नाना, फिर उसके पिता और माता, फिर उसके पिता माता के भाई बहन हो गए, उसके बाद इनके बेटे। तो ये परिवार के सदस्यों का वृक्ष होता है। ठीक है, परिवार के सदस्यों का वृक्ष होता है, परिवार के संख्या का वृक्ष होता है, वो होता है। ठीक है, तो किसी परिवार के सदस्य को यह दर्शा रहा होता है। ठीक है, जानतो रेशे क्या होते हैं? देखिए यूपी टेट में पूछा है जानतो रेशे क्या होते हैं? ऊन, रेशम, ए और बी दोनों को। ठीक है, देखिए जानतो रेशे का मतलब सबसे पहले आप समझिए, जंतुओं से जो रेशा प्राप्त होता है, जंतुओं से जो रेशा प्राप्त होता है वह जानतो रेशा कहलाता है। ठीक है, तो जानतो रेशा ऊन भी जंतु से प्राप्त होता है, रेशम भी जंतु से प्राप्त होता है, यानी ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऊन के रेशे प्राप्त किए जाते हैं, ऊन के रेशे प्राप्त किए जाते हैं भेड़ से, बकरी से, याक से या सभी से। एमपी टेट 2014 और यूपी टेट 2016 में पूछा गया था। ठीक है, तो ऊन भेड़ से भी प्राप्त होता है, बकरी से भी प्राप्त होता है, याक से भी प्राप्त होता है, यानी राइट आंसर डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ठीक है, रेशम के रेशे प्राप्त किए जाते हैं, रेशम का रेशा कहाँ से प्राप्त होता है बताइए? बिहार टेट में पूछा है। बकरी के बाल से, भेड़ के बाल से, रेशम के कीट कोकून से, कोई नहीं। ठीक है, तो रेशम के रेशे किससे प्राप्त किए जाते हैं? तो रेशम के कीट यानी कोकून से प्राप्त किए जाते हैं, रेशम के कीट यानी कोकून से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, पश्मीना शॉल कहाँ से प्राप्त होता है? आपको बताना है कि पश्मीना शॉल कहाँ से प्राप्त होता है? तिब्बत से, लद्दाख से, जम्मू कश्मीर से, कोई नहीं। ठीक है, तो पश्मीना शॉल कहाँ से प्राप्त होता है? देखिए ऐसे ये जम्मू कश्मीर क्षेत्र में है, और जम्मू कश्मीर का कौन सा सेक्टर? लद्दाख सेक्टर में है, जो कि सबसे ठंडा क्षेत्र है। वहीं पर चांगधानी नामक बकरी से ये जो है ऊन प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, रेशम कीट किस पेड़ की पत्तियों पर रहते हैं? रेशम के जो कीट होते हैं वो किस पेड़ की पत्तियों पर रहते हैं? सीजी टेट 2011, बिहार टेट 2021 और एमपी टेट 2013 में पूछा गया है। ठीक है, रेशम कीट किस पेड़ की पत्तियों से प्राप्त होते हैं? शरीफा, कटहल, सहतूत या कोई नहीं। ठीक है, तो रेशम कीट सहतूत की पत्तियों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, सहतूत की पत्तियों से प्राप्त होते हैं। सबसे सामान्य रेशम कीट का नाम है, ये एमपी टेट 2012 में पूछा गया है कि सबसे सामान्य रेशम कीट का नाम क्या है? ठीक है, सहतूत रेशम कीट, शरीफा रेशम कीट, पालक रेशम कीट, कौन होता है? ठीक है, तो सबसे सामान्य रेशम कीट का जो नाम होता है वो देखिए होता है सहतूत का रेशम कीट, जो सहतूत से प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे झारखंड राज्य में किस प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है? झारखंड राज्य में किस प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है? जेटेट में पूछा गया था। सिल्क रेशम, बत्तर रेशम, तस्सर रेशम या कोई नहीं। ठीक है, तो झारखंड राज्य में किस प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है? तो तस्सर रेशम का उत्पादन होता है। ठीक है, रेशम कीड़ा है कोकून, कैटरपिलर, स्लब या कोनी। ठीक है, तो रेशम का कीड़ा कौन होता है? तो कोकून होता है। कौन होता है? कोकून कीट से रेशम का कीड़ा प्राप्त होता है। निम्नलिखित में कौन ऊन नहीं देता है? आपको बताना है कौन ऊन नहीं देता है। बिहार टेट 2011 पूछा गया था। याक ऊन नहीं देता है, ऊँट ऊन नहीं देता है, बकरी ऊन नहीं देता है, कुत्ता ऊन नहीं देता है। कौन ऊन नहीं देता है? याक से भी ऊन प्राप्त होता है, ऊँट से भी ऊन प्राप्त होता है, बकरी से भी ऊन प्राप्त होता है, कुत्ता से नहीं होता है, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, मानव में श्वसन होता है, मानव में श्वसन होता है त्वचा के द्वारा, गिल्स के द्वारा, फेफड़ों के द्वारा या कोई नहीं। यानी मानव जो श्वास लेते हैं वो किसके द्वारा लेते हैं आपको बताना। ठीक है, तो मानव जो श्वास लेता है वो किसके द्वारा होता है? फेफड़ों के द्वारा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा।
केचुए में शोषण होता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से एक प्रश्न पूछा है, आकलन परीक्षा में भी यहाँ से आया हुआ था, जो जैक लिया था, याद रखिएगा। और आपको मैं बता देता हूँ, ईवीएस जो आकलन परीक्षा हुआ था, यहाँ पर आपको बता देते हैं कि लगभग जो आपका 30 प्रश्न था, उसमें 28 प्रश्न हमारे नोट्स के थे, याद रखिएगा। जेसीईआरटी किताब का पूरा भिड़ा था, और अबर भी आपके होने वाले हैं, इसमें कोई डाउट मत रखिएगा। लेकिन बहुत ऐसे होते हैं जो सिर्फ नोट्स लेते हैं, कभी पढ़ते नहीं तो कहते नहीं आया था। हमने परीक्षा के बाद उसका हर एक PDF को भी भेजा था, ठीक है। तो आप सभी ध्यान में रखिएगा, जो बना हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी पढ़ के जाइए। केचुए में शोषण होता है त्वचा के द्वारा, फेफड़ा के द्वारा, गिल्स के द्वारा, या कोई नहीं, ठीक है। तो केचुए में कैसे होता है, तो ये होता है आपका त्वचा के द्वारा केचुए में। मछली का शोषण अंग है त्वचा, फेफड़ा, गिल्स, या कोई नहीं, ठीक है। तो मछली का शोषण अंग क्या होता है, गिल्स होता है। क्या होता है, गिल्स होता है मछली का शोषण अंग। मेढक में शोषण अंग होता है, मेढक में शोषण अंग, मेढक उभयचर है, ठीक है, दोनों जगह रहते हैं, जल में भी रहते हैं और धरती पर भी रह लेते हैं, ठीक है, स्थल पर भी रहते हैं। फेफड़ा, त्वचा, ए और बी दोनों, या कोई नहीं, ठीक है। तो मेढक में शोषण अंग फेफड़ा भी होता है, त्वचा भी होता है, जिसके कारण पानी में और धरती पर सभी जगह रह पाते हैं। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है, यूपी टेट और बिहार टेट। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है तना द्वारा, रंध्र द्वारा, जड़ द्वारा, या कोई नहीं, ठीक है। तब पत्तियों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है आपको रंध्र के द्वारा होता है, उसमें छोटे छोटे रंध्र बने होते हैं, रंध्र द्वारा होता है। तिलचट्टा में श्वसन होता है त्वचा द्वारा, फेफड़ा द्वारा, गिल्स द्वारा, या श्वास रंध्र द्वारा, ठीक है। तो तिलचट्टा में जो श्वसन होता है वो आपका श्वास रंध्र के द्वारा होता है, ठीक है। आनुवांशिक रोग किससे कहते हैं, आपको बताना। आनुवांशिक रोग कौन है, बताइएगा। जो माता पिता से रोग बच्चों में उत्पन्न नहीं होता है, जो रोग माता पिता से बच्चों में आ जाता है, जो रोग एक दूसरे में फैल जाता है, ठीक है। देखिए, आनुवांशिक उसको कहते हैं जो माता पिता से आता है, ठीक है। आनुवांशिक गुण भी उसी को कहते हैं, आनुवांशिक रोग भी उसी को कहते हैं। तो वैसे रोग जो माता पिता से बच्चों में आ जाता है उसको हम लोग आनुवांशिक रोग कहते हैं। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। आनुवांशिक रोग का उदाहरण है, कौन ऐसा रोग है जो माता पिता से बच्चों में आ जाते हैं। यूपी टेट और रीट में पूछा गया था। वर्णांधता, हैजा, कैंसर, सभी, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आनुवांशिक रोग कौन है, तो इसमें आनुवांशिक रोग जो है वर्णांधता है, ठीक है। वर्णांधता जो है ये वांशिक रोग है, जिसमें क्या होता है, बच्चे जो होते हैं कुछ रंगों को पहचान नहीं कर पाते हैं, ठीक है। लाल और हरा रंग को वो पहचान नहीं कर पाते, इसीलिए जब आप मेडिकल में जाते हैं तो आप हरा रंग का पहचान नहीं कर पाए, लाल रंग का, जिसे मेडिकल में छाट दिया जाता है, जिसमें पुलिस का भी आप कह सकते हैं, लोको पायलट का भी आप कह सकते हैं, बहुत में होता है, ठीक है। ये माता पिता से ही बच्चों में आते हैं। आनुवांशिक रोग का उदाहरण है, आनुवांशिक रोग का उदाहरण है मधुमेह, हीमोफीलिया, कैंसर, या टाइफाइड, ठीक है। हरियाणा टेट 2015 में पूछा है। तो आनुवांशिक रोग का जो उदाहरण है वो है आपका, देखिए यहाँ पे आप ले सकते हैं हीमोफीलिया को, ठीक है। किसको ले सकते हैं, हीमोफीलिया। संचरणीय या संक्रामक रोग है, संचरणीय या संक्रामक रोग है, कौन सा रोग है, संचरणीय संक्रामक रोग, जो माता पिता से बच्चों को प्राप्त होता है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है, या सभी, ठीक है। तो संचरणीय रोग ऐसा होता है जो किसी के संपर्क में हम जाते हैं और उससे अगर हमको भी हो जाए तो वो संचरणीय रोग होते हैं, यानी जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है उसको संचरणीय रोग हम लोग कहते हैं, ठीक है। संचरणीय या संक्रामक रोग का उदाहरण क्या है, हैजा, एड्स, टाइफाइड, या सभी, ठीक है। तो हैजा भी संचरणीय रोग है, एड्स भी संचरणीय रोग है, टाइफाइड भी है, यानी राइट आंसर इसका सभी हो जाएगा। वर्णांधता में व्यक्ति किस रोग की पहचान नहीं कर पाता है, वर्णांधता जिसको हम लोग कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। सीजी टेट 2013, एमपी टेट 2015 और उत्तराखंड टेट 2019 से पूछा गया था, ठीक है। तो वर्णांधता कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है कि अगर आपकी माँ को है तो बच्चा को भी हो जाता है, पिता को है तो बच्चा को पता है, इसलिए संचरणीय, इसलिए यह जो है क्या है, आनुवांशिक रोग है। तो इसमें व्यक्ति क्या कर पाता है, कैसे पहचान होता है कि उसको कलर ब्लाइंडनेस है, जो कि पुलिस में, फोर्स में नहीं जा पाते हैं। तो जिनको कलर ब्लाइंडनेस है वो लोको पायलट में नहीं जा सकते हैं, पुलिस फोर्स वाले के भी बहाली में नहीं आपका हो सकता है। तो ये लाल और हरा रंग को नहीं पहचान कर पाते हैं, ठीक है, जो कि सभी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप लोको पायलट में है तो लाल और हरा नहीं पहचान पाइएगा तो सिग्नल कैसे होगा, ठीक है। तो इसी के कारण यहाँ पर लाल और हरा होता है। हीमोफीलिया रोग के बारे में क्या सही है, हीमोफीलिया रोग क्या होता है ये आपको बताना है। यह एक आनुवांशिक रोग है, इस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता या विटामिन के की कमी से होता है, उपयोग से बिल्कुल सही है। हीमोफीलिया जो है पहला है कि आनुवांशिक रोग है, अपने माता पिता से बच्चों में आता है।
इस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है, बिल्कुल सही है। और विटामिन के, जिसका विटामिन के का कमी होता है, अगर उसको कहीं एक्सीडेंट हो जाए, ब्लड चलने लगे तो ब्लड क्या होता है, पानी जैसा पतला होता है, जिससे रक्त का थक्का नहीं बन पाता है और वो आदमी मर जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर डी, उपयुक्त सभी। वर्णांधता के बारे में क्या सही है, कलर ब्लाइंडनेस के बारे में क्या सही है, आपको यहाँ पर देखना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है कि यह एक वंशानुगत या आनुवांशिक रोग है, बिल्कुल सही है। वर्णांधता माता पिता से बच्चों में आता है, इसलिए यह वंशानुगत या आनुवांशिक रोग है, सही है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को फोर्स या लोको पायलट में बहाल नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल सही है कि आपको जब भी लोको पायलट या फोर्स में बहाल होना होगा तो आपको कलर ब्लाइंडनेस की जांच होगी। इस जांच में आप पास करते हैं तो ही आपकी बहाली आगे होती है, ना तो नहीं होता है, तो नहीं हो सकता। क्लियर। इस प्रकार का व्यक्ति लाल और हरा रंग में विभेद नहीं कर पाता है, यही तो इसका प्रॉब्लम होता है, जिसके कारण फोर्स में या लोको पायलट में नहीं ले रहा है। यानी राइट आंसर डी होगा, उपयुक्त सभी। इसमें जितने भी ऑप्शन आए हैं वो कलर ब्लाइंडनेस के बारे में सही है। ठीक है, असंचरणीय या असंक्रामक रोग है, असंचरणीय या असंक्रामक रोग है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है तो इसको तो हम लोग संचरणीय रोग कहते हैं। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है, इसलिए इसको असंचरणीय रोग कहेंगे। और माता पिता से मिलता है, ये भी बिल्कुल सही नहीं है। माता पिता से जो मिलता है उसको वंशानुगत रोग कहते हैं, या कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका बी होगा, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो रोग नहीं फैलता है उसको असंचरणीय या असंक्रामक रोग की श्रेणी में हम लोग रखते हैं। ठीक है, असंचरणीय या असंक्रामक रोग का उदाहरण है कैंसर, कैंसर यह जो है असंचरणीय रोग है। गठिया यह असंचरणीय रोग है। रतौंधी ये भी असंचरणीय रोग है, यानी राइट आंसर डी होता है। ठीक है, असंचरणीय रोग का उदाहरण नहीं है, इसमें कौन ऐसा है जो असंचरणीय रोग का उदाहरण नहीं है। ठीक है, वर्णांधता, ठीक है, वर्णांधता, गठिया, कैंसर। ठीक है, तो ये सभी के उदाहरण नहीं है, तो राइट आंसर ऐसे इसका देखें यहाँ पे सभी होना चाहिए। ठीक है, वर्णांधता क्या है, तो ये असंचरणीय रोग नहीं है। ठीक है, ये क्या होता है, ये आनुवांशिक रोग है, ये आनुवांशिक रोग है। ऐसे संचरणीय में चलता है कि संचरणीय है। ठीक है, तो कभी कभी इसको लोग देख के दे देता है, लेकिन यहाँ पर ऐसे होना क्या चाहिए, इसमें से कोई नहीं। ठीक है, ये संचरणीय रोग कौन कौन है, उदाहरण नहीं है, तो गठिया भी नहीं है। ठीक है, गठिया भी क्या है, ये गठिया क्या है, तो यह असंचरणीय रोग है। वर्णांधता असंचरणीय रोग, कैंसर भी है, यानी राइट आंसर इसमें डी होना चाहिए, कोई नहीं। लेकिन यहाँ पर ए लिखा गया है, ए जो लिखे जाने का रीजन था मेन, तो वही वंशानुगत रोग के कारण, लेकिन ऐसे इसमें डी ले जाइएगा। ठीक है, चलिए, पानी का शुद्धतम रूप है, पानी का शुद्धतम रूप है नल का पानी, वर्षा का पानी, समुद्र का पानी या स्वजल। ठीक है, तो पानी का शुद्धतम रूप जो होता है वो वर्षा का पानी होता है। देखिए कितना जगह पूछा है, देख लीजिएगा, प्रश्न की झड़ी लगी हुई है। ठीक ना, यहाँ से आपको लेकर के पढ़ना अति आवश्यक है। आप कहीं से भी ले लिए पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन आप एग्जाम में जाने से पहले तक यहाँ का सारा PDF और वीडियो जितना भी टॉपिक दिया गया है सबका कंप्लीट है। आपको यूट्यूब के प्लेलिस्ट में भी लगा, वहाँ से भी देख सकते हैं, नहीं तो नोट्स भी लेकर के पढ़ सकते हैं। तो यहाँ से आप 150 रुपये में लेकर के 100% पढ़ लीजिए। आपको बताते हैं कि EVS में आपको 30 में 25-28 नंबर फिक्स आ जाएगा, इसलिए आप सभी अवश्य लेकर के यहाँ से पढ़ लीजिएगा। सभी सब्जेक्ट का इसी तरह से JCERT से बना हुआ है, जो कि एकदम 100 प्रश्न बहुत कम, लेकिन एग्जाम में आएंगे बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसलिए जल्दी से जल्दी पढ़ लीजिएगा, एग्जाम बहुत नज़दीक है, आप सभी देख करके ही जाइएगा। विश्व में लगभग कितना प्रतिशत भूभाग पर जल है, 71, 80, 90, 60, तो 71% भूभाग पर जल यहाँ पर है। ठीक है, अलवणीय जल या पीने योग्य जल कितना होता है, देखिए एक होता है लवणीय जल और एक होता है अलवणीय जल। अलवणीय जल मतलब जिसमें लवण नहीं है, या पीने योग्य जल है, वो कौन है, 2.7, 1.2, 4% या कोई नहीं। ठीक है, तो अलवणीय जल या पीने योग्य जल कितना है, 2.7% है। क्लियर। लवणीय जल या पीने योग्य जल कितना प्रतिशत नहीं है आपको बताना है। ठीक है, 90%, 93%, 96% या 97%। ठीक है, लवणीय जल या पीने योग्य जल जो होता है वो कौन होता है, समुद्र का जल होता है, ये लवणीय है, ये खारा है, ये पीने योग्य नहीं है। ठीक है, लवणीय जल या पीने योग्य जल कितना प्रतिशत नहीं पूछा है। ठीक है, तो पीने योग्य जो नहीं है वो क्या है आपका, तो वो आपका समुद्र मिलता है। समुद्र में कितना है, तो 97% जल जो है समुद्र मिलता है, खारा है, वो पीने योग्य नहीं है। तना के रूप में खाया जाने वाला भोजन कौन सा है आपको बताना। तना के रूप में किसको किसको खाया जाता है, गन्ना को, प्याज को, आलू को, सभी को, सभी ये तना के रूप में खाया जाता है। बिहार टेट यह पूछा गया है। ठीक है,
जड़ के रूप में खाए जाने वाला भोजन कौन कर, याद रखिएगा जड़ तना, यहाँ से एगो प्रश्न रहेगा तो रहेगा, 100% आपको बता दे रहे हैं। इसलिए इसको और भी देखना होगा तो आप JCERT किताब में बायोलॉजी सेशन में जा करके देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको इसका पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। इसलिए आप लोग अगर और अधिक पढ़ना चाहते होंगे तो बाहर का कुछ नहीं पढ़ना, इस नोट्स के अलावा JCERT किताब का जो हमने आपको टॉपिक बता दिया है वहाँ से जा करके देख लीजिएगा, आपको 100% कंप्लीट हो जाएगा। 6 थ्योरी क्लास में सब कुछ आपको बता दिया गया है। ये तो देखिए आपकी प्रैक्टिस सेशन चल रही है कि अब आपने अगर मिक्सअप हमने कर दिया तो आप कितने यहाँ से सही बना पा रहे हो, कितने सही नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके ऊपर होगा, तो आप सभी लेकर के जरूर पढ़िए, ठीक है। और शाम को 7 बजे अवश्य जुड़िएगा, जिससे 1 से 5 के लिए आपकी अच्छी तैयारी हो सके, ठीक है। तो गाजर भी जड़ के रूप में खाया जाता है, चुकंदर भी जड़ के रूप में खाया जाता है, मूली का भी जड़ ही खाया जाता है, इसलिए राइट आंसर डी होगा, सभी हो जाएगा। क्लियर। तो जड़ के रूप में खाया जाने वाला ये सभी भोजन है। पत्तियां के रूप में खाए जाने वाला भोजन कौन है, कौन कौन सी चीज़ है जो पत्तियां के रूप में खाई जाती है। हरियाणा टेट 2016 में पूछा था, सरसों, पालक, मेथी या सभी। सरसों का जो पत्ती होता है वो भी हम लोग भोजन के रूप में लेते हैं, पालक की जो पत्ती होती है उसको भोजन के रूप में लेते हैं, मेथी की जो पत्ती होती है उसको, यानी राइट आंसर डी होगा, सभी होगा। क्लियर। चलिए अगला देखिएगा, फलीदार पौधों के रूप में खाया जाने वाला भोजन है। फलीदार पौधे, हाँ, फलीदार पौधे जिसमें आपका दाल वाले पौधे, फलीदार मतलब दाल वाली पौधे, चना का भी दाल है, अरहर का भी दाल है, सोयाबीन का भी, सभी, यानी फलीदार पौधे के रूप में खाया जाने वाला भोजन इसमें सभी है, ठीक है। चलिए अगला, खाद्य तेल वाले पौधों के रूप में खाया जाने वाला भोजन है। खाद्य तेल वाले पौधों के रूप में खाया जाने वाला भोजन है सरसों, तिल, मूंगफली या सभी, ठीक है। खाद्य तेल में खाया जाने वाला भोजन सरसों भी है, तिल भी, सरसों का भी तेल होता है, तिल का भी तेल होता है, मूंगफली का भी होता है, इसलिए राइट आंसर डी सभी हो जाएगा। क्लियर। पंजाब टेट 2017 में पूछ लिया गया था, ठीक है ना। देखिए आप सभी का कमेंट बहुत ही अच्छा रहा, आप सभी का तैयारी भी बहुत अच्छा चल रहा है, ये चीज़ हम देख रहे हैं, डेली नोटिस करते हैं। आप यहाँ पर लाइव क्लास में जुड़ते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। सभी को जुड़िए और सभी कोई कॉमेंट कीजिए, आपके कॉमेंट का हमें इंतजार रहता है, हम सभी देख रहे होते हैं हमारी टीम, इसलिए आप सभी जोड़ करके जरूर यहाँ पे कॉमेंट कीजिएगा, ठीक है, जिससे कि हम आगे कुछ कर सकें, आप लोग के लिए और कुछ नया कर सकें, ठीक है। और जो भी शिक्षक जुड़ गए हैं बहुत ही अच्छी है। अब उनका हम यहाँ पर देखिए टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, टेस्ट सीरीज के लिए आपका एडमिशन बहुत जल्द होगा। और बहुत शिक्षक ऐसे हैं जो जुड़े हुए हैं लेकिन उनका वार्षिक प्रीमियम नहीं आ पाया है, तो आप सभी से एक बार आग्रह होगा कि आप सभी वार्षिक प्रीमियम अवश्य जमा कर देंगे, जिस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2024 से आप लोगों का जुड़ाव है। जिनका 2024-25 में एडमिशन है वो जरूर कर लेंगे, 26 वाले को नहीं करना है, ठीक है। तो आप सभी जुड़ जाइए और तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब आप विलम्ब करते हैं तो आपका नुकसान हो रहा है ना। मसाले वाले पौधे के रूप में खाया जाने वाला भोजन कौन सा है, सरसों, जीरा, सौंफ या सभी, ठीक है। हमारे घर में जो मसाले बनते हैं सब्जी के लिए उसमें कौन कौन चीज़ का उपयोग होता है, तो सभी को जानते हैं, सरसों भी उसमें होता है, जीरा भी होता है, सौंफ भी होता है, सभी यानी मसाले के रूप में इस सभी भोजन को खाया जाता है। पौधों का सबसे कठोर भाग कौन होता है बताइए। पौधों का सबसे कठोर भाग पत्ता होता है, तना होता है, पुष्प होता है, कोई नहीं, ठीक है। सबसे मुलायम भाग तो पुष्प हो गया, सबसे कठोर भाग तना हो गया, तो राइट आंसर बी होगा, तना होगा, ठीक है। पत्ती में रेखित संरचना को क्या कहते हैं, शीरा, शीर, पर्णवृत्त या फलक, ठीक है। तो पत्ती में रेखित संरचना को हम लोग शीरा कहते हैं। हरे पेड़ पौधे अपना भोजन किसकी उपस्थिति में बनाते हैं, सूरज का प्रकाश, जल की उपस्थिति, वायु में या कोई नहीं, ठीक है। तो हरे पेड़ पौधे अपना भोजन किसकी उपस्थिति में बनाते हैं, सूर्य का प्रकाश, जल, वायु या कोई नहीं, ठीक है। तो हरे पेड़ पौधे अपना भोजन जो होता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं। अगर सब चीज़ उपस्थित हो लेकिन सूर्य का प्रकाश अगर नहीं मिलेगा तो भोजन नहीं बनेगा, राइट आंसर ए होगा, ठीक है। हरे पेड़ पौधे किसके द्वारा जल एवं खनिज लवण को अवशोषित करते हैं, पत्ता, तना, जड़ या कोई नहीं, ठीक है। तो हरे पेड़ पौधे किसके द्वारा करते हैं बताइए, तो जड़ के द्वारा करते हैं, जड़ के द्वारा खनिज लवण का अवशोषण करते हैं। पत्तियों में मौजूद हरे रंग को क्या कहते हैं, पत्तियों में मौजूद हरे रंग को क्या कहते हैं, क्लोरोफिल, प्रकाश संश्लेषण, पर्णविरित या कोई नहीं, ठीक है। तो पत्तियों में मौजूद हरे रंग के पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। उत्तराखंड टेट और हरियाणा टेट 2015 में पूछा गया था। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान पेड़ पौधे वायुमंडल से क्या छोड़ते हैं, आपको बताना है, O2, CO2, N2 या सभी। CG टेट 2016 में पूछा गया था। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान पेड़ पौधे वायुमंडल से क्या छोड़ते हैं बताइए। जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया चल रहा होता है तो पेड़ पौधे वायुमंडल से CO2 ले रहे होते हैं, CO2 ले रहे होते हैं वायुमंडल से, और वायुमंडल में क्या छोड़ रहे होते हैं, O2, जो कि हम लोग काम करते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा।
हरे पेड़ पौधे के भोजन बनाने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? हरे पेड़ पौधे जो भोजन बनाते हैं उस भोजन बनाने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? एमपी टेट 2019 में पूछा था। क्लोरोफिल, पर्णविहीन, प्रकाश संश्लेषण या कोई नहीं, ठीक है। तो हरे पेड़ पौधे के भोजन बनाने के प्रक्रम को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की तरफ से भोजन बनता है। ऊँट के गर्दन लंबे होते हैं जिसके कारण क्या होते हैं? ठीक है, ऊँट का गर्दन लंबा होने के कारण क्या होता है? सिर्फ उत्तर दिशा में देख सकता है, सिर्फ दक्षिण दिशा में देख सकता है, सिर्फ पूर्व दिशा में वह सभी दिशा में देख सकता है। तो इसका राइट आंसर डी होगा, वह सभी दिशा में देख सकता है। ऊँट के संबंध में क्या सही है? ऊँट के संबंध में क्या सही है? ऊँट को मरुभूमि का जहाज कहा जाता है, बिल्कुल सही है। ऊँट बिना भोजन और पानी के कई दिनों तक जिंदा रह सकता है, बिल्कुल सही है। ऊँट के पीठ पर कुबड़ होता है जिसमें वसा संचित रहता है, बिल्कुल सही है। ऊँट के ये सभी गुण हैं, यानी राइट आंसर डी होगा, सभी होगा। ऊँट की विशेषता नहीं है, इसमें एक ऐसा है जो बताना है कि इसमें कौन ऊँट की विशेषता नहीं है, ठीक है। ऊँट के पैर लंबे होते हैं, तो ऊँट की विशेषता है जिसके कारण वह गर्मी से बच पाती है रेत में। ऊँट एक शाकाहारी जानवर है, ये भी ऊँट की विशेषता है। ऊँट के आंखें भूरी और पतली पलके लंबी होते हैं, बिल्कुल सही है, जिससे वो धूलगर्ता से बचाता है। ऊँट के पीठ पर कुबड़ होता है जिसमें जल संचित, ये बिल्कुल गलत है। ऊँट के पीठ पर कुबड़ होता है जिसमें जल नहीं, वसा संचित होता है। तो कौन सही नहीं आपसे पूछा था? तो राइट आंसर डी जो है वो सही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम डेली शाम को 7 बजे VVS का लेके आ रहे हैं। उसके बाद आपकी हिंदी की चलेगी, उसके बाद मैथ का, इस तरह से प्रैक्टिस सेशन चलेगा। और आपको बता देते हैं आपका टेस्ट सीरीज 1 to 5 का स्टार्ट होने वाला है और बहुत जल्द इसकी घोषणा कर दी जाएगी कि आपको टेस्ट सीरीज के लिए कितना पेमेंट देना है। तो आप सभी टेस्ट सीरीज के लिए जुड़ जाइएगा क्योंकि 1 to 5 का लगभग सिलेबस कंप्लीट है। अब यहाँ पर देखिए कि क्षेत्रीय जो भाषा ले गए हैं, बहुत लोगों का संस्कृत हो गया, बहुत लोगों का इंग्लिश ले लिए हैं, ठीक है। हिंदी तो सभी का है, तो हिंदी का तो आपको सेशन हमने कंप्लीट कर दिया है, हिंदी कंप्लीट है। लेकिन अब यहाँ 2 भाषा में चल रहा है, तो अब कौन सी भाषा का ज़्यादा है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपने किस भाषा में फॉर्म भरा है। जिसकी संख्या ज़्यादा होगी उस भाषा का यहाँ पर तैयारी करवाया जाएगा, चाहे तो इंग्लिश हो जाएगी चाहे संस्कृत हो जाएगी। तो आप सभी हमें ज़रूर कॉमेंट करके बताइएगा, ठीक है। वीडियो के अंदर जुड़े रहें, धन्यवाद।